Hey everyone, welcome back to Companion Study. So friends, as you know, I'm Kirti and I read in 12th standard, and in this video I gonna teach you chapter number 5. The name of the chapter is Challenges to and Restoration of the Congress System. But now the name has been changed. It is Parties and Party System in India. So don't confused by the name. जो चैप्टर नंबर 5 है हम लोगों की बुक में वो सेम ही चैप्टर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ओनली जस्ट द नेम इज चेंज. अंडरस्टैंड. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है मई 1964 में, तो उसके बाद कैसा पार्टी सिस्टम होता है इंडिया में, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या चेंज होती है या फिर कांग्रेस की मोनोपोली हटके कोई और गवर्नमेंट इमर्ज होती है, या फिर कांग्रेस के आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. जैसे चैप्टर से पता चलता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट चली, क्योंकि चैप्टर में ये पढ़ना है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और वापस से कांग्रेस कैसे रिस्टोर हुई. अंडरस्टैंड. दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. बट बिफोर द बिगिनिंग आई वांट टू मेक यू श्योर दैट इट इज़ जस्ट अ वन शॉट रिविजन फ्रॉम द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so I don't gonna being too deep in this chapter, but हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पॉइंट छूटेगा. हर एक पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करेंगे और मिनिमम टाइम में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि चाइना के साथ इंडिया की वॉर हो जाती है. चाइना इंडिया के ऊपर हमला कर देता है एंड इट केम एज अ शॉक फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू. So therefore पंडित जवाहरलाल नेहरू passed away in May 1964. अब आप ये देखिए, जब से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, who was our प्राइम मिनिस्टर from 1947 to 1964? Who was our प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू. Am I right? अब जब उनकी ऐसे अचानक डेथ हो जाती है, सो द सिंगल क्वेश्चन रिवॉल्विंग इन द माइंड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज आफ्टर नेहरू हु एंड आफ्टर नेहरू व्हाट. कि नेहरू के बाद कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर और नेहरू के बाद हमारी कंट्री का ही क्या होगा. बिकॉज लोगों को क्या लगता था उस टाइम पे कि नेहरू जी ही है जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को ला पाए हैं, एक तरीके से डेमोक्रेसी को चला पाए हैं. इसी वजह से अब लोगों को ये डर लगने लगा था कि कहीं और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की जगह की तरह इंडिया भी क्या पता डेमोक्रेटिक सक्सेशन को मैनेज कर भी पाए या नहीं. डेमोक्रेटिक सक्सेशन का मीन्स क्या है कि जो अभी से इंडिपेंडेंस से जो डेमोक्रेसी चली आ रही है, क्या वो फर्दर चल भी पाएगी या नहीं. ठीक है. दे फियर्ड दैट अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक सक्सेशन कुड लीड टू पॉलिटिकल रोल ऑफ द आर्मी. और उनको क्या लगने लगा कि अगर डेमोक्रेसी नहीं चल पाई इंडिया में आके, तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल रोल आ जाएगा किसका, आर्मी का. मिलिट्री रूल लग जाएगा as happening in Pakistan, right? जैसे पाकिस्तान में आज तक होता आया है. And there were doubts if new leadership would be able to handle the multiple crises. और लोगों को डाउट होने लगा कि क्या जो न्यू लीडर आएगा, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वो मल्टीपल क्राइसिस को हैंडल कर पाएगा. अब मल्टीपल क्राइसिस क्या थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारी कंट्री में, और 1960s को डिस्क्राइब भी किया गया है एज अ डेंजरस डिकेड. 1 मार्कर में आ सकता है. और वो डेंजरस डिकेड क्यों कहा गया है, बिकॉज देर वर मेनी अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन्स जैसी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में थी, जिनका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ था. तो क्या डाउट आने लगा कि क्या जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं. तो देखते हैं क्या कर पाते हैं फिर नहीं कर पाते हैं. ओके, सो आप लोगों को पता होनी चाहिए इतनी बात तो कि नेहरू जी के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी. अब नेहरू जी के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो हमारी कंट्री में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, दैट वी विल डिस्कस नाउ. सो देखो, ही वॉज unanimously chosen as the leader of Congress parliamentary party and thus became country's next prime minister. मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उनका लीडर अब किसको चूज़ कर लिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को चूज़ कर लिया जाता है और वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं. ही वॉज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर फ्रॉम यूपी हु हैड बीन मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट फॉर मेनी ईयर्स. वो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे और कहाँ से थे, फ्रॉम विच स्टेट ही बिलोंग्स टू, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट. और बहुत सालों तक वो नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे.
और अपने लास्ट ईयर्स में, मतलब आप 1963 और 64 की बात कर सकते हो, उस टाइम पे मीन्स टू से अपने लास्ट ईयर्स में नेहरू जी बहुत ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर हो गए थे, शास्त्री जी के, मतलब बहुत अ लॉट ऑफ वर्क ही हैड उन्होंने शास्त्री जी के ऊपर डाल दिया था। ही वॉज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फेमस थे, बहुत सिंपल लीडर थे, कोई ऐसा क्लेवरिटी वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। और एक ना रेलवे एक्सीडेंट होता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने ऊपर ले लेते हैं। उस टाइम वो क्या थे, रेलवे मिनिस्टर थे, तो इसीलिए वो रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हमें किन के बारे में गिवन था, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। कब बनते हैं ये प्राइम मिनिस्टर, 1964 में। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से। और कब तक रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, 1966 तक, सिर्फ 2 ईयर्स तक, बिकॉज इनकी डेथ हो जाती है 1966 में। वो कैसे होती है, दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर, ओके। अब देखो, हमने पढ़ा था कि इंडिया का वॉर किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। इंडिया की बहुत बुरी हार होती है। तो अभी तो इतने इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे थे हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक क्राइसिस, सॉरी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, अब फूड क्राइसिस अकर्स हो जाते हैं इंडिया में। फूड क्राइसिस अकर हो जाते हैं, और इंडिया की वॉर किसके साथ होती है उस टाइम पे, आई थिंक आपको रिमेंबर होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है 1965 में, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो 1965 में इंडो पाक वॉर हो जाती है। तो उस टाइम पे फूड क्राइसिस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि हम एक टाइम का खाना ही खाएंगे और एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, दिन में मतलब एक बार ही खाना खाएंगे। उन्होंने खुद भी ये किया था और उनसे इन्फ्लुएंस होकर पीपल ने भी ये किया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो जाती है। तो उस टाइम उन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था कि जय जवान जय किसान। जय जवान, जवान कौन, वो आर्मी ऑफिसर्स जो कि वहाँ पे वॉर चल रही थी ना इंडिया पाकिस्तान की, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, तो जय जवान आ गया। और जय किसान, क्योंकि फूड क्राइसिस हो रहे थे इंडिया में बहुत ज़्यादा, अंडरस्टैंड। अब आता है कि शास्त्री जी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप होती है, दैट केम एन एब्रप्ट एंड ऑन 10 जनवरी 1966, मतलब अचानक से उनकी डेथ हो जाती है, किनकी, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की। कब होती है, 10 जनवरी 1966। जो इन डेट्स होती है ना, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनके सबसे ज़्यादा चांसेस होता है 1 मार्कर में आने के, MCQs, राइट। सो इनको हाईलाइट कर लेना। तो उनकी डेथ हो जाती है 10 जनवरी 1966 को। कैसे, अब देखो, इंडो पाक वॉर चल रहा था 1965 में, पूरे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में वॉर्स देखे हमने, ठीक है। सबके बीच में प्रॉब्लम्स देखी है, क्या क्या अरोज हो रही थी, और अगर वॉर हुआ है वो भी देखा है, और पिछले चैप्टर में भी इवन यही देखा, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन में। तो हमें क्या पता चला वो चैप्टर्स पढ़ के, एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो गया कि जब भी कोई वॉर ख़त्म होती थी तो उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन करना होता था। तो ऐसे ही जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर ख़त्म होती है तो एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं, कौन, किसके बीच में होता था एग्रीमेंट, अच्छा बताओ, दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। अब पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर बेचारे रुक ही नहीं पाते, इतनी इनस्टेबिलिटी है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, जनरल अयूब खान, जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। और हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों वॉर को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, दैट इज़ तशकेंत, राइट। तशकेंत ये प्लेस कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है आज। और उस टाइम पे कहाँ पे थी, उस टाइम के USSR में, क्योंकि उज़्बेकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ USSR एट दैट टाइम, राइट। तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, एंड हिज डेथ इज़ द मिस्ट्री टुडे। आज भी उनकी डेथ एक मिस्ट्री है कि आखिर उनकी डेथ होती कैसे है, ठीक है ना। अभी हमने देख लिया ना, हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हो गई, अब लाल बहादुर शास्त्री जी की हो गई। अभी आप जैसे ही फर्दर चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ना, आपको पता चलेगा और प्राइम मिनिस्टर्स की भी हमारी ऐसे ही डेथ हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले नेहरू जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ हो जाती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं, फिर उनके सामने क्या चैलेंज आए, कैसे उनकी डेथ हुई, वो हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कौन बनता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर बनती है इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी जी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो तो उनके सामने तो इतने चैलेंजेस आते हैं कि आपका ये वाला पूरा चैप्टर, उससे नेक्स्ट क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और ये दोनों चैप्टर पूरे इन्हीं के चैलेंजेस में कवर हो जाएंगे।
मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप है, इंदिरा गांधी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप है, और उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी अभी तक हमारे प्राइम इनस्टेबिलिटी नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर हट गए, उनकी डेथ ही हो जाती है। चलिए, एनीवेज कम टू आवर टॉपिक। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। मीन्स टू से दैट, अब देखो लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, तो अब क्वेश्चन क्या है कि अब हमारा लीडर कौन बनेगा। 2 ही साल तक उन्होंने राज किया ना इंडिया पे। 1964 में, 1965, 1966 जनवरी में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 64 में बने, 66 में हट गए। अब कौन बनेगी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी बनेगी, तो हमें पता है, बट वहाँ तो ऐसा नहीं था ना एकदम से इंदिरा गांधी को बना के खड़ा कर दिया, तो 2 के बीच में कंपटीशन था, एक थे मोरारजी देसाई, एक थी इंदिरा गांधी। अब जो सीनियर लीडर्स थे पार्टी के, कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के, वो सोचते, उनका मानना था कि हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे। तो सिगरेट बैलेट होता है कांग्रेस एमपीज़ के पास, एमपीज़ में क्या होता है? सिगरेट बैलेट होता है कांग्रेस एमपीज़ में। सिगरेट बैलेट हमने पढ़ा था इस क्लास 11th में, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो इंदिरा गांधी जो है हरा देती है किसको? मोरारजी देसाई को, क्योंकि उन्हें 2/3 पार्टीज़ के 2/3 एमपी का सपोर्ट मिल जाता है। किसको? इंदिरा गांधी को। तो भाई जिसको मेजॉरिटी मिलेगी ऑब्वियसली वो ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अभी तक देखो इलेक्शंस नहीं हुए हैं, कीप दिस इन माइंड, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए, फ्रेश इलेक्शंस। अभी पार्टी खुद ही लीडर को चूज़ कर रही है, अंडरस्टैंड? तो कौन बन जाता है हमारे लीडर? इंदिरा गांधी। और ये बात आगे इस पूरे चैप्टर में, नेक्स्ट वाले पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कंपटीशन था, क्योंकि आगे चैप्टर में एक बात बार बार रिपीट होगी, दैट इज़ कि मोरारजी देसाई वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी। तो क्यों थे वो? यूं ही थे क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था, और जीत कौन जाती है? इंदिरा गांधी जीत जाती है। उनको 2/3 पार्टीज़ के एमपी का सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो हमारी कंट्री में क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, शी वॉज पॉलिटिकली एक्टिव बट सर्व एज अ मिनिस्टर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड अंडर करंट। अब देखो यहाँ से जो है मेन पॉलिटिक्स शुरू होगी, और वो पॉलिटिक्स मेन भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रियली आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था अभी कि सीनियर लीडर्स जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो क्या सोचते हैं कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, और वो करते भी हैं और वो बन भी जाती है। वो क्यों सोचते हैं पर वो इंदिरा गांधी को ही सपोर्ट करेंगे? बिकॉज अगर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में आप कंट्रास्ट करो तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी जी इनएक्सपीरियंस थी, जबकि मोरारजी देसाई एक्सपीरियंस्ड लीडर थे। ऑफ कोर्स नाउ वी विल थिंक कि इसमें एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस की क्या बात है, और अगर इसकी बात है ही तो मोरारजी देसाई को बनना चाहिए, भाई वो एक्सपीरियंस्ड है। बट सीनियर लीडर्स इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस थी और सीनियर लीडर्स को ऐसा लगता था कि इनको एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो उनको सपोर्ट और गाइडेंस के लिए हम लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो वो लोग चाहते थे वो ही होना था फिर कंट्री में, राइट? तो उन्हें इसलिए लगा था कि हमारे ऊपर डिपेंड होंगी, जो हम कहेंगे ना वही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें खुद तक एक्सपीरियंस है नहीं। और क्या कहा जाता था इंदिरा गांधी को? गूंगी गुड़िया, राइट? तो इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। बट आपको पता चलेगा कि बिल्कुल उल्टा होता है, जैसा वो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं। इंदिरा गांधी जी उनके ऊपर सपोर्ट और गाइडेंस के लिए इतनी सी भी डिपेंड नहीं होती, एक इंडिपेंडेंट लीडर बन के पूरी कंट्री को घुमा देती है। ठीक है, चलो 1 by 1 पढ़ेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। देयर वर अ सेट ऑफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंदिरा गांधी। शी सेट आउट टू गेन कंट्रोल ओवर पार्टी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द लीडरशिप स्किल। अब देखो इंदिरा गांधी जी बन गई प्राइम मिनिस्टर तो बन गई, अब होते हैं 4th जनरल इलेक्शन 1967 में। अभी तक इलेक्शन नहीं हुए ना, कब हुए इलेक्शन? 1967 में होते हैं इलेक्शंस। अब 1967 में इलेक्शंस होने थे, एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। इसको इंडिया की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री में लैंडमार्क ईयर कहा गया है। किस ईयर को? 1967। सो रिमेंबर दिस ईयर, ओके।
अब क्यों कहा गया है वो भी देख लेते हैं। अब देखो, फोर्थ जनरल इलेक्शन होने थे, द कंट्री विटनेस मेजर चेंजेस। कंट्री में बहुत सारे चेंजेस थे, चेंजेस आए थे, चैलेंजेस आए थे। क्या? अब देखो थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही डाइड हो जाते हैं, दे डाइड। 2 प्राइम मिनिस्टर, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरा, न्यू पीएम हैज़ बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन अ ईयर। जो नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो 1 साल से भी कम के लिए ऑफिस में रहते हैं। वो कौन थे नए प्राइम मिनिस्टर? दैट नेम यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। इंदिरा गांधी नहीं, उनसे पहले। इंदिरा गांधी तो बहुत टाइम तक रहेगी, अभी आगे तक। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ मॉनसून। मॉनसून फेल हो जाता है जिसकी वजह से सारे में सूखा पड़ जाता है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड देयर वाज अ सीरियस फूड शॉर्टेज, फूड क्राइसिस आ जाता है फिर से कंट्री में। एंड डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हुई कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट जाता है, हमारा एक्सपोर्ट कम होने शुरू हो जाता है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत शार्पली राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब मेजर चेंजेस थे हमारी कंट्री में, ठीक है। अब डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है जीत जाती है ना ऑब्वियसली, तो उनका डिसीजन क्या होता है? वो सोचती है कि वो इंडियन रूपी को डिवैल्यूएट करेगी इन सब मेजर चैलेंजेस को फेस करने के लिए। डिवैल्यूएट, आई होप आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही होंगे ना आप लोग। डिवैल्यूएशन पढ़ा है ना, डिवैल्यूएशन। चलो लेट मी टेल यू, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द प्रोसेस जिसमें जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो रिड्यूस कर देती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपी। अगर हमारी गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दे इन द इंटरनेशनल मार्केट, सो उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। अब आप कहोगे वैल्यू को रिड्यूस करने का मतलब क्या है रे? तो इसका मतलब ये है, देखो, अगर $1 5, ये तो पुराना टाइम है, अभी का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज $1 इज़ इक्वल टू 20 रुपीज़। चलो छोड़ो, 20 ले लेते हैं। अगर $1 20 रुपीज़ का है और गवर्नमेंट ने क्या कर दी? डिवैल्यूएट कर दी, हमारी करेंसी की वैल्यू घटा दी, तो $1 कितने का हो जाएगा? सपोज 70 रुपीज़ का हो गया। तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, मतलब पहले हमें सिर्फ 20 रुपये देने पड़ रहे थे एक $1 खरीदने के लिए, अब हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी सेम ऐसा ही किया पहले। तो ऐसे ही उस टाइम पे $1 इज इक्वल टू लेस देन 5 रुपीज़ की $1 5 रुपये से कम में मिल जाता था। बट डिवैल्यूएशन के बाद $1 की वैल्यू 7 रुपीज़ से भी ज़्यादा हो गई। 7 रुपीज़ से ज़्यादा आप बोलोगे 8 रुपीज़ ही क्यों नहीं बोल देती? तो एग्जैक्ट 8 रुपीज़ नहीं, वो पॉइंट में कुछ आएगा, 7 पॉइंट समथिंग, राइट। सो अब इसके कंसिक्वेंस क्या हुए? अब देखो ये 2 ही लाइन का है, आप कहोगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो डिवैल्यूएशन करी थी ना उन्होंने इंडियन रूपी की, और इससे जो भी रिज़ल्ट निकल के आया उसी के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर घूम रहा है। अंडरस्टैंड? इसी सिर्फ उनका ये डिसीज़न की वजह से ना पता नहीं तो क्या क्या प्रोटेस्ट हुए हमारी कंट्री में, और उन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से इंदिरा गांधी के पता नहीं क्या क्या स्टेप्स हुए, इमरजेंसी लगी, ये सब चीज़ें सिर्फ इस डिसीज़न की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस डिसीज़न के रिज़ल्ट ही ऐसे थे। अब रिज़ल्ट क्या होंगे? ऑब्वियसली हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया था, देयर वाज अ शार्प राइज इन प्राइस, पीपल बिगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। पीपल ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि जो इवन नेसेसिटीज़ है लाइफ की, उनके भी प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जब प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो गई? बहुत ज़्यादा पुअर हो गई। हड़ताल शुरू हो गई, कोई लोग हड़ताल पे बैठ गए लोग कि प्राइस कम करो, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। और इवन गवर्नमेंट स्टैंड देखो आप क्या था, गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को लॉ और ऑर्डर की प्रॉब्लम समझा, ये नहीं देखा कि लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा इंदिरा गांधी ने
कि जब हमारे 4th जनरल इलेक्शन हुए थे 1967 में, तो हमारी कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस थे, उस पर इंदिरा गांधी ने क्या डिसीज़न लिया और उस पर उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले, उसके आउटकम्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ नॉन कांग्रेसिज्म। आप खुद सोचिए, जब से हम रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो अपोजिशन पार्टीज़ भी तो होंगी। तो अब अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ कौन सी अपोजिशन पार्टीज़ थी, क्या उन्होंने रोल प्ले किया। ऑब्वियसली अगर कंट्री में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो तो एडवांटेज लेंगी ज़रूर उसका, ठीक है ना। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट एक उन्हें मोहरा मिल गया। तो देखते चलिए, अपोजिशन पार्टीज वर इन द फॉरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। देखो, जो मैंने कहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें फॉरफ्रंट में थी, मतलब सबसे आगे कौन थी, अपोजिशन पार्टीज पीपल के साथ लग ली, प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट को। और उन्होंने एक बात रियलाइज़ की कि जो कांग्रेस पार्टी इतने टाइम से पावर में है ना, कितने टाइम से, 1947 से 1967 तक तो हमने पढ़ ही लिया, आगे भी रहेगी वो, चलो अभी 1967 तक ही मान लो। तो अपोजिशन पार्टी को चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो कांग्रेस पार्टी इतनी पावर में है वो इसी वजह से है क्योंकि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं, नॉन कांग्रेस पार्टीज़ मतलब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। नाउ विल से व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइडिंग ऑफ वोट्स। तो देखो फ्रेंड्स, वोट्स डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये है, देखो सपोज कांग्रेस को कितने वोट्स मानते, 47% वोट्स मिले। अब देखो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वोट्स भी सीट्स ही मान लो आप, सपोज इसको 352 सीट्स मिली है, ठीक है सपोज। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जैसे CPI हो गई, ठीक है, भारतीय जनसंघ हो गई, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, अब इनको और कम सीट मिल रही है। सपोज एक को 16 मिली, एक को 20 मिली, एक को 25 मिली, ठीक है। तो अब इन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, अपोजिशन पार्टी वालों को, कि अगर ये एक साथ मिल जाएंगे ना, ठीक है, तो इनके वोट्स, अब देख, एक को 15% मिले, एक को 10%, एक को 5%, अगर मिल भी जाएंगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे क्या परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो इन्हें ये चीज़ समझ में आई कि डिवीज़न ऑफ वोट्स है, इसी वजह से कांग्रेस पावर में है कि अगर एक साथ मिल जाए तो कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो वो जो बात कर रहे थे वो ही फॉर्म करते हैं, वो एंटी कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्पेट इन देयर प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी गॉट टुगेदर टू फॉर्म द एंटी कांग्रेस फ्रंट्स इन सम स्टेट्स एंड एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट्स। कि कुछ स्टेट्स में वो एंटी कांग्रेस फ्रंट क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। अब अपोजिशन पार्टीज़ की व्यू क्या थी, क्या सोचना था उनका, क्योंकि किस बात पे कि वो जीत जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंदिरा गांधी है, एक तो वो इनएक्सपीरियंस है, दूसरा उनकी पार्टी में क्या है, इंटरनल फैक्शनलिज्म है। फैक्शनलिज्म मतलब इंटरनल फैक्शंस है। फैक्शंस क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया प्रीवियस चैप्टर में, तो दोबारा बताने की नीड नहीं आई थिंक। देखो फिर भी बता देती हूँ, फैक्शंस मीन्स ग्रुप्स। अगर एक ही पार्टी में कई सारे ग्रुप्स हैं विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, तो वो होती है कांग्रेस, वो होते हैं इंटरनल फैक्शंस, ठीक है। और जो कि किस में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, जिसको सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिजन भी बोला जाता है, हमने पढ़ा है ना प्रीवियस चैप्टर्स में। वो फेमस ही इसीलिए थी क्योंकि इसमें इंटरनल फैक्शन थे। जो अपोजिशन पार्टी व्यू रखती थी वो पहले से ही उसकी जगह किस में होती थी, कांग्रेस पार्टी में होती थी, बिकॉज उसके अंदर सारी आइडियोलॉजी वाले लोग थे, ठीक है ना। तो उन्हें लगता था कि इसमें इंटरनल फैक्शन है, तो एक तरीके से हम इसको ना टॉपल कर सकते हैं, कांग्रेस को तोड़ सकते हैं। अगर ये स्प्लिट हो जाए तो ऑब्वियसली जीतेंगे लोग, वो अपोजिशन वाले। सो जो सोशलिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे ना राम मनोहर लोहिया, नेम याद रखना है, वॉज द लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को, किस स्ट्रैटेजी को, नॉन कांग्रेसिज्म वाली स्ट्रैटेजी को नेम दिया, क्या, नॉन कांग्रेसिज्म। ऑब्वियसली कौन सी स्ट्रैटेजी कि वो लोग जो है एंटी कांग्रेस फ्रंट उन्होंने बनाई, उनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, बट वो एक साथ आए और एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं उन्होंने फॉर्म की, जिसका नाम रखा एंटी कांग्रेस फ्रंट। और उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस है और इंटरनल फैक्शंस है, तो इससे वो कांग्रेस को हराने में कामयाब हो सकते हैं, तो इसी स्ट्रैटेजी को उन्होंने नेम दिया नॉन कांग्रेसिज्म। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, वो थी दैट कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी को तुम जिता रहे हो ना, ये कांग्रेस पार्टी जो पावर में इतने सालों से, ये अनडेमोक्रेटिक है और ये जो नॉर्मल पीपल है ना, ऑर्डिनरी पुअर पीपल्स, उनके इंटरेस्ट को अपोज करती है।
एम आई राइट। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, जब ये उसको अनडेमोक्रेटिक बता रहे हैं, तो अगर ये आए नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी अगर पावर में आई, तो ऑब्वियसली इनको डेमोक्रेसी तो रिक्लेम करनी ही पड़ेगी कंट्री में। अंडरस्टैंड। अब पढ़ते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 4th जनरल इलेक्शन होते हैं 1967 में। उसके बाद हम पढ़ने लगे कि क्या चैलेंजेस थे, इंदिरा गांधी का क्या स्टैंड था, अपोजिशन पार्टी का क्या कहना था, क्या मानना था, क्या उन्होंने किया। बट ये तो भूल ही गए भाई, 4th जनरल इलेक्शन का क्या रिजल्ट आया था। 4th जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड इन फरवरी 1967 में होते हैं। ये जो इंदिरा गांधी का स्टैंड वगैरह था ना, इंदिरा गांधी ने जो डिसीजन लिया था डीवैल्यूएशन का, ये कब लिया था, जब वो लीडर बन गई थी इलेक्शंस में जीत कर नहीं, उससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और वो लीडर बन जाती है इंदिरा गांधी जी, तो जब उन्होंने डिसीजन लिया, तब तक 4th जनरल इलेक्शन में का रिजल्ट हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है। कांग्रेस वॉज फेसिंग द इलेक्टोरल फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। अब देखो, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है 1967 के इलेक्शंस में, बट ऐसा नहीं है वो हार गई थी। ऑब्वियसली वो लोकसभा इलेक्शंस में जीत गई थी। लोकसभा इलेक्शन में जीतने का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी फॉर्म हुई थी, कांग्रेस पार्टी की फॉर्म हुई थी, बट बहुत सारी स्टेट में कांग्रेस पार्टी हार गई थी। एंड आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी, so that you have to comment in the comment section, right? Result jolted the Congress at both national state level. It is described as political, और इसको क्या कहा गया, political earthquake. Congress get majority in Lok Sabha but lowest tally of seats and shares of votes in 1952 since 1952. नेक्स्ट, हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वॉज डिफीटेड। इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी उसमें से आधे से ज़्यादा मिनिस्टर हार गए थे। पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूड, ये कुछ मिनिस्टर्स के नाम दे रखे हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जहाँ पे वो हारे थे। इंदिराज डिफीट इन द स्टेट इलेक्शंस। अब देखते हो स्टेट इलेक्शंस में कैसे हारी थी, कौन कौन से स्टेट्स में हारी थी। ठीक है, तो 7 स्टेट्स में जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट, वो हार जाती है 7 स्टेट्स में, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से वो फॉर्म नहीं कर पाती गवर्नमेंट को। डिफेक्शन क्या है, आई होप यू नो अबाउट इट, एंड इफ़ यू डोंट नो वी विल डिस्कस इट इन द फर्दर टॉपिक्स। ये आएगा अलग से डिफेक्शन का टॉपिक, उसमें आई विल टेल यू। ठीक है, तो हम अभी टोटली कितनी हो गई, 9 स्टेट्स हो गई जहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हार जाती हैं, और उन स्टेट्स का नाम भी दे रखा है, आप रीड कर लेना। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू वांट दीज नोट्स, so obviously you can comment in the comment section. I will post it in my community post, right? अब आता है द्रविड़ मंत्र, ये क्या है, खजगम। देखो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकती है, डोंट माइंड इट। DMK शॉर्ट में बोल देते हैं ना, DMK। अब कहोगे DMK बीच में कहाँ से आ गई। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, उसमें 9 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। अब क्यों हारती है वो भी तो देखना है। DMK एक रीजनल पार्टी है तमिलनाडु में, वो जीत जाती है तमिलनाडु में विद बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में दैट एनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट विन इन द स्टेट बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी, बिकॉज आज तक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट किसी स्टेट में बन ही नहीं पाई। तब आप कहोगे CPI बनी तो थी केरला में, वो भी कोलिशन की गवर्नमेंट थी। अंडरस्टैंड। सो और किस वजह से, अब रीज़न भी तो होगा, DMK स्पेशली तमिलनाडु में DMK क्यों जीत गई, कांग्रेस ऐसा क्या था DMK में, कुछ स्पेशल तो होगा। तो देखो अभी एक वो हुआ था ना कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, तो इसी चीज़ को अपना एक मेन सेंटर मानकर DMK ने बहुत सपोर्ट लिया पीपल का। उन्होंने कहा, देखो तमिलनाडु में थी तो तमिल से इसको अपोज करते थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाले मुद्दे पे, तो उसने ना एक एंटी हिंदी एगिटेशन किया। एंटी हिंदी एगिटेशन मतलब कि हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे लिखा ना, फर्स्ट टाइम इन नॉन कांग्रेस पार्टी सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट। तो उसका रीज़न ही यही था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना है। तो ऑब्वियसली लोग भी ये चाहते थे तमिल्स के, तो उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट किया और वहाँ पे इसकी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन जाती है। तो हो गया तमिलनाडु का। अब बची 8 स्टेट्स। अब उनमें क्या होता है देखो, कोलिजन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज वर फॉर्म्ड। अब देखो क्लियर मेजॉरिटी रीजनल पार्टी की सिर्फ किस में आते हैं, तमिलनाडु में, बची हुई स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती थी 8 स्टेट्स में, वहाँ पे जो पार्टी जीतते हैं ना, कोई पर्टिकुलर पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, वहाँ पे वो कोलिजन की गवर्नमेंट ही बनती है। अंडरस्टैंड? नॉन कोलिजन की गवर्नमेंट में भी कांग्रेस नहीं, नॉन कांग्रेस पार्टीज का कोलिजन था। अब देखो 1967 में ही कोलिजन का फिनोमिना फर्स्ट टाइम आया था। नो सिंगल पार्टी गेट मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन। किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। कोलिजन आपको पता हो, गठबंधन की सरकार, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो सब एक साथ आती है और उनमें से जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी बट एटलीस्ट मेजॉरिटी तो होगी ना। अब वो क्लियर मेजॉरिटी और मेजॉरिटी वाले कंसेप्ट तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ वोट्स, अभी ये मान लो आप, क्योंकि हर एक बेसिक चीज़ एक ही वीडियो में कवर करना इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग, राइट। अब ये मानो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स होगा उस गठबंधन की सरकार में, उसके लीडर को क्या बना, उस पार्टी का जो लीडर चूज़ किया जाएगा वो ही उस कोलिजन का लीडर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो किसी भी सिंगल पार्टी को क्या नहीं मिली थी, मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो इसलिए सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ क्या आई, एक साथ आई और जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बनी, जिन्होंने नाम रखा अपना संयुक्त विधायक दल, ठीक है। दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। को इसको सपोर्ट करती है वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस को जो अपोज करने वाली थी। दैट इज़ वाई दिस गवर्नमेंट इज़ कम टू बी नॉन एज SVD। इसी वजह से इन्हें संयुक्त विधायक दल कहा गया। अब देखो ये जो 2 पैराग्राफ इसमें बताया गया है कि बिहार में कौन कौन सी पार्टीज़ मिलके क्या बोले SVD बनाई और पंजाब में कौन कौन सी, दैट यू कैन रीड। अब आता है देखो वही टॉपिक डिफेक्शन का। अब एक नया फिनोमिना निकल के आया 1967 के इलेक्शन के बाद, दैट इज़ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है कि सपोज़ एक पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई सपोज़ एग्जाम्पल के लिए, तो कांग्रेस के सिंबल से कोई मिनिस्टर जीता है, अगर वो अब उस पार्टी से हट के, उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। लगा कुछ फेमिलियर सा? ऑब्वियसली लगना चाहिए, 11th में पढ़ा है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसीलिए आया था कि अगर कोई भी लीडर, रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक पार्टी के सिंबल से इलेक्ट हुआ है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी। इट वाज कॉल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ। वो इसी वजह से आया था, बिकॉज पीपल वर परफॉर्मिंग सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो आफ्टर 1967 इलेक्शंस, द breakaway Congress legislator played an important role in installing non-Congress government in the 3 states, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड यूपी। अब यहाँ से एक मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ स्प्लिट इन कांग्रेस। मीन्स टू से दैट जो कांग्रेस पार्टी थी अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस O एंड कांग्रेस R। एंड कांग्रेस O और कांग्रेस R में कैसे वो पार्टी डिवाइड होती है, किस बेसिस पर डिवाइड होते हैं, इवन डिवाइड होना ही क्यों पड़ता है उनको, जो इतना अच्छा आइडियोलॉजिकल कोलिजन था वो क्यों डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड हो भी गया तो उसका नाम कांग्रेस O और उसका नाम कांग्रेस R क्यों रखा गया। देखो O की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, R की है रिक्वेशनिस्ट। तो किस बेसिस पे रखा गया नेम। अब स्प्लिट होने के बाद पॉलिटिकल मूड क्या कंट्री का चेंज होता है या फिर सेम रहता है। अब जब 2 कांग्रेस आ गई तो कौन सी कांग्रेस का रूल रहेगा, इन सब क्वेश्चन के आंसर आई गोना गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो until then, bye bye and have a nice day and don't forget to comment in the video. Thank you so much everyone.